हाँ जी नमस्कार। हमने जैसे विषय हिंदी एक कक्षा 12 का बिंदु पढ़ा था पद परिचय। अब आज हम जैसे उस वही क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा शब्दों का पद परिचय, सर्वनाम शब्दों का पद परिचय, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था विशेषण शब्दों का पद परिचय। आज जो बिंदु है अगला वो हम पढ़ेंगे, 14 बिंदु है क्रिया शब्दों का पद परिचय। क्रिया शब्दों का पद परिचय, इसको आप ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करना। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया शब्द, उनका पद परिचय। इनके पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब बातों को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो चलो चलते आगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि क्रिया शब्दों का पद परिचय निम्नानुसार होगा। क्रिया शब्दों का पद परिचय निम्नानुसार होगा। कैसे? जिस तरह से सबसे पहले हम लेंगे यहां पर क्रिया का प्रकार। सबसे पहला जो बिंदु है वो हम लेंगे क्रिया का प्रकार। फिर उसके बाद में दूसरी जो बात है उसका ध्यान रखेंगे, लेंगे। फिर वचन, और फिर उसके बाद में वाच्य, काल और क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों या पदों के साथ संबंध। तो सबसे पहले हमें अगर जैसे जो क्रिया है उनके पदों का परिचय देंगे, तो सबसे पहले तो उसका प्रकार, फिर कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, कौन सा वाच्य है, कौन से यानी काल में ये जो कार्य हुआ है, फिर उसके बाद में क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध। इन सब यानी बातों का ध्यान रखना होगा क्रिया शब्दों के पद परिचय में। अब यहाँ इस बात को समझेंगे हम एक उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ लिखते हैं उदाहरण यह था, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ वाक्य है इसमें हमें देखना है कि कौन सी क्रिया है, मारा। मारा है वो क्या है, क्रिया है। अब हमें यह है बताना कि जो है मारा है क्रिया कौन सा प्रकार है, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है, वाच्य कौन सा है, और उसके बाद में काल कौन सा है, क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। इन सब यानी बातों को यहाँ हम इस जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ देता हूं जो मारा क्रिया है उसको, मारा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने आया एक यानी क्रिया का प्रकार।
तो मुख्य रूप से देखो जो प्रकार है उनका हमें ध्यान रखना है। जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य मुख्य जो प्रकार है वो हम देख लेते हैं। पूर्वकालिक क्रिया और फिर उसके बाद में है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इनके बारे में देखो, सबसे पहले अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले जो ये अकर्मक और सकर्मक, इनको हम देख लेते हैं। एक लेते हैं उदाहरण, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, ये एक वाक्य है, बच्चा पढ़ रहा है। अब यहां पर जहां वाक्य में यानी क्रिया संपादित होती है, वाक्य में जहां पर क्रिया संपादित होती है वहां हमें क्या के द्वारा प्रश्न करना है, क्या के द्वारा प्रश्न करना है। क्या का जवाब अगर कुछ मिलता है काल्पनिक जवाब तो क्रिया होगी सकर्मक। अगर क्या का जवाब मिल रहा है जहां पर इन क्रिया संपादित हो रही है और उससे पहले हमें प्रश्न करते हैं क्या के द्वारा, क्या का जवाब अगर हमें मिल रहा है तो क्रिया होगी सकर्मक, और अगर उसका जवाब नहीं मिल रहा है तो क्रिया होगी अकर्मक। इन दो बातों को ध्यान में रखना है। तो यहां देखो यानी क्या, बच्चा सबसे पहले वाक्य है बच्चा पढ़ रहा है, क्या तो इसका जवाब मिलेगा कि कुछ न कुछ पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है या कुछ भी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है। तो अगर इसका जवाब हमें जैसे मिल रहा है तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक क्रिया। अब अगर देखो जैसे ऐसा ही वाक्य दूसरा और लिखते हैं, बच्चा रो रहा है। अब रोना क्या हो गई, रोना भाई हो गई क्रिया। क्रिया जहां संपादित होती है उससे पहले क्या के द्वारा हमें क्या करना है, प्रश्न करना है, क्या ये रो रहा है, यहां पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। हाँ बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चा क्या रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है तो क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। अब जैसे एक और लेते हैं उदाहरण, बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, सोना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो यहां संपादित होती है क्रिया, तो यहां क्या के द्वारा प्रश्न करो कि बच्चा क्या सो रहा है, तो यहां हमें इसका कोई उत्तर नहीं मिला कि क्या सो रहा है, तो इसका नहीं उत्तर मिला, क्या हो गई क्रिया, क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। अब हमें देखते हैं आगे, आगे जो है पूर्वकालिक क्रिया, ये देखो क्या होती है। यहाँ इसके बारे में हमें सिर्फ एक जो बात वो जाननी है कि वाक्य में कहीं भी कर शब्दांश हो, वाक्य में कहीं भी यानी कर शब्दांश हो तो वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब यह हुआ कि एक यानी कार्य के बाद में दूसरा कार्य संपादित होना। जैसे हम देखो यहाँ देख रहे हैं, बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। अब हमें देखो यहाँ पर क्या देखना है कि बच्चा दूध पीकर सो गया। अब देखो पहले वो दूध को पीने का कार्य कर रहा है और फिर उसके बाद में सोने का कार्य कर रहा है, तो पूर्व है, पूर्व का मतलब सोने से पहले उसने दूध पिया। और ऐसे जो वाक्य इनको यानी पहचानने के लिए हमें पता लगाना है कर शब्दांश के द्वारा, जहां कहीं भी कर शब्दांश हो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। फिर उसके बाद हमारे सामने आई अगली क्रिया, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता ने स्वयं जो कार्य नहीं करता, दूसरे की प्रेरणा से करता है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि वो दूसरे की प्रेरणा से करता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। कैसे, इसको भी देखते हैं। जैसे
माताजी नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है। माताजी नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है। कर्ता कौन है? बच्चा है, लेकिन बच्चा स्वयं कार्य न करके यानी मोटिवेट हो रहा है, यानी प्रेरणा, उसको नौकर से प्रेरणा मिल रही है। तो यहाँ माताजी नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है। तो यहाँ ऐसे जो वाक्य इनमें होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया क्रिया के प्रकार, मुख्य मुख्य जो प्रकार है काम में आने वाले। अब यहाँ दूसरी जो बात हमें देखनी है, लिंग। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या कौन सा लिंग स्त्रीलिंग है? वचन, एक वचन है या बहुवचन है? वाच्य कौन सा है? वाच्य को देखना, वाच्य होते हैं तीन प्रकार के, वो होते हैं कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। वाच्य को भी तो देखो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एक हुआ कर्तृवाच्य और एक हो गया क्रमवाच्य और तीसरा हो गया भाववाच्य। ये तीन प्रकार के वाच्य। वाच्य का मतलब वाक्य, वाच्य या वाक्य, ये जो तीन प्रकार के वाच्य हैं, इनमें से जो कोई भी वाक्य हमारे सामने आए तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है या भाववाच्य। इनका जैसे मान लो कि पता लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है, अगर कोई हम जैसे मान लो कि लेते हैं वाक्य, सीता खाना खाती है। अब एक वाक्य हमारे सामने, अब हमें यह देखना है कि ये इसमें वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य कौन सा है। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या ये है, क्या कर्तृवाच्य है क्या। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मुख्य जो कर्ता है, कर्ता कौन है? सीता है। तो जो कर्ता है, कर्ता का लिंग और वचन बदलेंगे हम। क्या बदलेंगे? लिंग और वचन बदलेंगे, लिंग और वचन बदलेंगे। जब ये जो सीता जो करता है, इसका लिंग और वचन बदला, और बदलते ही यहाँ पर जो संपादित हो रही क्रिया, अगर उसमें भी कोई विकार हो गया, वो भी बदल गई, तो हम ये देखेंगे कि कर्तृवाच्य। और अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो फिर ये नहीं होगा कर्तृवाच्य, या तो क्रमवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। तो यहाँ देखो हमने सीता का क्या कर दिया, राम कर दिया। तो यहाँ राम यानी खाना खाता है, यहाँ पर था खाती है, और यहाँ क्या हो गया, खाता है। लिंग हमने बदला, सीता का राम कर दिया, राम यानी खाना खाता है, यहाँ पर खाती है और यहाँ हो गया खाता है। तो हमने यहाँ लिंग भी बदल दिया, वचन बदलेंगे, वे राम खाना खाता है, वे खाना खाते हैं। अब देखो यहाँ लिंग भी बदला तो भी क्रिया में विकार हो गया, वचन बदला, यहाँ पर था एक वचन, यहाँ हमने वे कर दिया, बहुवचन कर दिया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ बदल गया, खाते हैं हो गया, तो खाती है, खाता है, खाते हैं, ये बदल गया। तो हमने ये पता लगा लिया कि ये जो वाक्य है यह है कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। तो इस बात का ध्यान रखना कि कर्ता का लिंग और वचन बदल रहे हैं, और जो जहां पर क्रिया संपादित हो रही है उसमें कोई विकार हो गया, वो बदल गई, तो वो हो गया कर्तृवाच्य। फिर हमें लेते ये क्रमवाच्य कौन सा होता है। अगर जिस तरह से यहाँ हमने बताया कर्ता का लिंग और वचन, वैसे हम ये बदलेंगे कर्ता का जो, अगर जैसे मान लो हमने बदला लिंग वचन, फिर भी जो भी क्रिया नहीं बदली, तो फिर हम क्या करेंगे, क्रम का लिंग और वचन बदलेंगे। क्रिया जहां संपादित हो रही है वो जैसे मान लो बदल गई, तो वो हो जाएगा क्रमवाच्य। कैसे? राम के द्वारा पुस्तकें राम के द्वारा अखबार पढ़ा गया।
अब हमने लिखा राम के द्वारा इन्हें अखबार पढ़ा गया। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा है, कर्तृवाच्य है क्रमवाच्य। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने मान लो बताया था कि भाई कर्तृवाच्य है, तो इसमें यानी कर्ता का लिंग और वचन बदलेंगे। अगर लिंग और वचन बदलेंगे तो क्या आगे जो संपादित क्रिया हो रही है उसमें भी कोई विकार हो रहा है, बदल रही है, तो हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो राम की जगह हमने लिखा सीता, सीता के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य तो नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसमें देखो कौन सा क्रम है, इसमें क्रम है अखबार। अखबार की जगह हमने लिख दिया पुस्तक, अखबार की जगह पुस्तक लिख दिया, हमने इसका लिंग बदल दिया। तो राम के द्वारा क्या सबसे पहले तो था अखबार पढ़ा गया, अखबार की जगह हमने लिख दी पुस्तक, राम के द्वारा पुस्तक यानी पढ़ी गई, पढ़ा गया की जगह क्या हो गया, पढ़ी गई। तो हमने पता लगा लिया कि यह है क्रमवाच्य। कौन सा वाच्य है, क्रमवाच्य। तो कर्ता के लिंग और वचन बदलते हैं, क्रिया बदल जाती है, तो वो तो है कर्तृवाच्य। और जो कर्म के लिंग और वचन बदलते हैं, जो क्रिया वो बदल जाती है, तो वह है क्रमवाच्य। और उसके बाद में भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि वाक्य होता है यानी नकारात्मक होता है और से शब्द है, से जो है वो लगा होता है परस्पर। कैसे, महेश से रोया नहीं जाता। अब देखो नहीं वाक्य होगा नकारात्मक, सबसे पहली बात तो ये, और से जो अल्पप्रसंग लगा होगा, ऐसे जो वाक्य वो होंगे भाववाच्य। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया वाच्य के बारे में। अब हम आगे चलते हैं क्रिया का पद परिचय। आगे देखो कुछ नहीं करना है, काल, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, तीनों में से एक हमें बताना है। और फिर क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो हमने जो जिस तरह से बातें सीखी, क्रिया का प्रकार, कौन कौन सी जो क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, क्रमक होती है, पूर्वकालिक होती है, और उसके बाद में एक दूसरी क्रिया होती थी जो केवल प्रेरणार्थ क्रिया होती है। लिंग के बारे में हमने पढ़ा, वचन के बारे में, वाच्य क्या होता है वो मैंने आपको बताया, काल काल होते हैं, क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो ये सब बातें हमें बतानी है। तो यहाँ देखो ये जो दिया हुआ है एक उदाहरण, इसमें हमें क्या है देखना, इसमें जो मारा ये जो क्रिया है इसका हमें पद परिचय देना है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकार, मारा, तो वही हमें यहाँ लॉजिक लगाना है, यानी क्या मारा, उत्तर मित्र है, क्या मारा, रावण को मारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगी सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। फिर उसके बाद में हमें देखेंगे लिंग कौन सा है, किसको मारा, रावण को। रावण का लिंग क्या है, पुल्लिंग, तो मारा क्रिया है वो भी पुल्लिंग की है, पुल्लिंग। फिर उसके बाद में वचन, किसको मारा, रावण को। एक वचन है, बहुवचन, एक वचन है, तो यहां हम लिखेंगे एक वचन, एक वचन। फिर उसके बाद में हमें चलते हैं वाच्य। वाच्य कौन सा है, अब यहां देखो, यहां एक बात हमें और है भाई मतलब ध्यान रखनी है, वो ये है कि जहां कहीं भी ने और को, ये जो प्रसर्ग आए, प्रसर्ग आए, जहां कहीं भी ने और को इन प्रसर्ग आए, तो वहां पर कौन सी होगी, कौन सा वाच्य होगा, वहां होगा कर्तृवाच्य। इस बात को आप ध्यान रखना, जहां कहीं भी ने और को इन प्रसर्ग आए वहां होगा कर्तृवाच्य। तो यहाँ ने भी है, को भी है, इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ हो गया कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे, और वो ये है कि काल कौन सा है, मारा, इसका मतलब ये कार्य भूतकाल में हो गया, तो यहाँ हो गया भूतकाल, भूतकाल। फिर उसके बाद में क्रिया का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो संबंध के बारे में हम यहाँ पर देखो देखेंगे। सबसे पहले तो है हमारे सामने मारा क्रिया का कर्ता राम, कर्म
रावण और कर्ण बाण। कर्ण बाण। तो ये देखो हो गया क्रिया का प्रकार, हमने देख लिया। क्रिया इसमें राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। वचन कौन सा हो गया? एक वचन हो गया। वाच्य कौन सा हो गया? कर्तरी वाच्य हो गया। काल कौन सा हुआ? भूतकाल हुआ। और फिर मारा क्रिया का कर्ता कौन हो गया? राम। कर्म कौन हुआ? रावण। कर्ण क्या हुआ? बाण से मारा, इसलिए वो कर्ण हो गया। तो ये हमने पढ़े हैं पूरे जो जितने भी विकारी शब्द थे उनके बारे में, यानी क्रिया शब्दों का आज जो पद परिचय पढ़ा उनमें इन आपको मुख्य रूप से बातों का ध्यान रखना है। अब आगे देखो, देखते हैं हमें विकारी जो शब्द है उनका जो पद परिचय तो हमने पढ़ लिया। विकारी शब्दों का पद परिचय तो पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों का पद परिचय। अविकारी शब्दों का पद परिचय। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है अविकारी या अव्ययी भी कह सकते हो। अव्ययी शब्दों का पद परिचय। अब देखो अव्ययी यानी क्या होता है? अ प्लस वे। अ यानी नहीं, वे यानी खर्च। वाक्य में जो जैसा है वैसा का वैसा वो शब्द रहता है। अव्ययी यानी अविकारी शब्द, उनका हमें देना है क्या? पद परिचय देना है। तो इनके बारे में देखो, सबसे पहले देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत। सबसे पहले में यहां लेते हैं कि अव्ययी अविकारी शब्दों का पद परिचय अविकारी शब्दों के पद परिचय में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। यानी अव्ययी अविकारी शब्दों के पद परिचय में निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। वो देखो कौन कौन सी बात है। एक तो है उनका प्रकार, एक तो क्या है? उनका प्रकार या उनकी विशेषता, और एक उसके साथ में संबंध। सिर्फ ये जो बातें हैं इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो देखो यहाँ थोड़ा लिखते हैं। अव्ययी अविकारी शब्दों का रूप लिंग वचन कारक, यानी अव्ययी अविकारी शब्दों का रूप लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल इनका प्रकार या
विशेषता तथा इनका उस शब्द के साथ संबंध ही बतलाया जाता है। अब हमें देखो देखना क्या है कि अविकारी अव्यय शब्दों का पद परिचय, अविकारी शब्दों का रूप, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता। अतः इनके पद परिचय में केवल इनका प्रकार या विशेषता तथा इनका उस शब्द के साथ संबंध ही बतलाया जाता है। ये मुख्य रूप से यही जो बातें बताई जाती है, या तो इनका प्रकार या विशेषता और उनका उसके साथ में जो संबंध है वो ही बतलाया जाता है, क्योंकि ये कोई लिंग वचन और कारक से प्रभावित नहीं होते। तो ऐसे देखो जो शब्द है उनके बारे में चर्चा करते हैं, कैसे कौन कौन से शब्द है। तो मैं यहाँ पर देखो बताता हूँ आपको ऐसे कौन से शब्द है। देखते हैं। सबसे जो पहला अविकारी शब्द है वो उसको हम लेते हैं 1 नंबर पर, क्रिया विशेषण। क्रिया जो विशेषण है वो अविकारी या अव्यय शब्द है, ठीक है ना। तो यहां सबसे पहले में ये देखना है कि ये देखो है क्या, ऐसा शब्द जो यानी क्रिया की विशेषता बताए, ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया यानी काम, क्रिया यानी काम, काम की विशेषता बताए कि जैसे मैंने यहां लिखा महेश कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। महेश 2 बजे से पढ़ता है। महेश धीरे धीरे पढ़ता है। महेश कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, महेश 2 बजे से पढ़ता है, महेश धीरे धीरे पढ़ता है। महेश एक दिन में 2 पाठ पढ़ता है। अब देखो हमें देखना क्या है, क्योंकि मुख्य रूप से इनमें एक तो प्रकार या विशेषता या उसके साथ उसका संबंध ही बताना है। तो हमें ये देखें कि ये जो क्रिया विशेषण है ये कितने प्रकार का है। तो मुख्य रूप से देखो यहाँ कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, कक्षा में 2 बजे से, धीरे धीरे और 2 पाठ। अब यहां पर जो हमें ये बताना है कि इसका मतलब हुआ काम या कार्य, क्रिया यानी काम या कार्य। कोई काम यानी कहां हुआ, समय कब हुआ, करने का तरीका कैसे हुआ और कितना हुआ। तो यहां हमने इनके जो प्रकार बना दिए हैं, ये तो हो गया स्थानवाचक। क्या हो गया, स्थानवाचक। तो इसको हमने कह दिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या कह दिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
महेश 2 यानी बजे से पढ़ता है, 2 बजे से, ये समय हो गया। तो इसको हमने क्या कह दिया, कालवाचक। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये काम करने का ढंग या तरीका है, तो इसको हमने क्या ले लिया, धीरे धीरे। तो ये हो गया रीतिवाचक। क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये संख्या आ गई 2 पार्ट, तो इसको हमने कह दिया परिमाणवाचक। क्या कह दिया, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 4 प्रकार के हुए। और यहां देखो इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्या है, देखो ये अब ये तो थी सामान्य जानकारी, और अब हमें ये देखते हैं कि क्रिया विशेषण जो पद है उनका पद परिचय कैसे होगा। ये तो सिर्फ क्या थी, सामान्य जानकारी थी। अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाएगा। क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। अब हमें सिर्फ यहाँ एक तो इसका प्रकार और एक विशेषता और या उसके साथ उसका संबंध, इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूं एक उदाहरण। यथा रमेश नीचे खड़ा है। रमेश नीचे खड़ा है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जिसका पद परिचय पूछा जाएगा उसके नीचे आएगा रेखांकित। उसके नीचे क्या आएगा, रेखांकित आएगा। अब हमें देना है जो नीचे जो पद है उसका पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या, नीचे। नीचे ये स्थान है। क्या है, नीचे, नीचे स्थान है। तो हमने ये देख लिया कि जो जिस तरह से हमने वाई जो बातें पढ़ी थी उनमें नीचे क्या है, स्थान है। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां देखो हम सबसे पहले देंगे इसको नीचे। सबसे पहले लिखा प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये तो गया इसका प्रकार, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब फिर उसके बाद में देखेंगे कि खड़ा है। खड़ा है क्रिया के स्थान का ज्ञान कराता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि खड़ा है क्रिया के स्थान का ज्ञान कराता है। तो ये हमारा हो गया पहला बिंदु, क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। जैसे यहाँ लिखा रमेश नीचे खड़ा है। नीचे क्या हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो कि खड़ा है। खड़ा है जो ये जो खड़ा है क्रिया इसके स्थान का ज्ञान कराता है। तो ये हमारा पहला बिंदु पूरा हुआ। दूसरा जो बिंदु है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा बिंदु उसके बारे में पढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। संबंध बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। तो यहां हमें क्या है देखना कि ऐसे कौन से शब्द है जो कि संबंध बोधक है। वो देखो ये है, जैसे इनके बाद के सामने, या देखो एक मैं लिखता हूं यथा
भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। वाक्य मैंने लिखा भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। ऐसा है कौन सा शब्द है जो कि संबंध बता रहा है? तो ऐसा शब्द है के बाद। कौन सा है? के बाद। के बाद जो शब्द है वो संबंध प्रकट कर रहा है। किन किन के? भोजन के और विश्राम के। भोजन और विश्राम दोनों जो शब्द है या दोनों जो पद है इनके साथ में संबंध प्रकट कर रहा है। क्या? के बाद। तो हम यहां पर देखो इसको लिखेंगे, इसका होगा पद परिचय के बाद। ये हो गया संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द। संबंध बोधक अव्यय शब्द। तो यहां हमें यह देखना कि सबसे पहले तो हो गया इसका प्रकार संबंध बोधक अव्यय शब्द, जो कि भोजन संज्ञा शब्द का संबंध विश्राम संज्ञा शब्द के साथ प्रकट कर रहा है। यह हमारा हो गया संबंध बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। संबंध बोधक जैसे भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो के बाद है वो क्या है? वो संबंध बोधक है, क्योंकि वो भोजन और विश्राम जो संज्ञा शब्द है इन दोनों के साथ में संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये के बाद संबंध बोधक अव्यय शब्द जो कि भोजन संज्ञा शब्द का संबंध विश्राम संज्ञा शब्द के साथ प्रकट कर रहा है। तो ये हमारे जो बिंदु है, मुख्य जो बिंदु ये जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में है बिंदु यानी अगला, वो हम पढ़ेंगे। अगला जो बिंदु है वो लेंगे हमें समुच्चय बोधक। तीसरा बिंदु है समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था क्रिया विशेषण संबंध बोधक, उसके बाद में जो तीसरा जो बिंदु है वो हमें पढ़ना है समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। समुच्चय का मतलब होता है योजक यानी जोड़ना। जो एक संज्ञा शब्द को दूसरे संज्ञा शब्द के साथ में जोड़ने का कार्य करते हैं। और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन। तो इन शब्दों का हम क्या पढ़ेंगे? पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले देते हैं, अब इनमें क्या बताना है हमें? प्रकार या विशेषता, और उस शब्द का उसके साथ में संबंध, सिर्फ यही बात बतानी है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ यथा, संदीप और रोहित बाजार जा रहे हैं। अब यहां देखना यह है कि समुच्चय जोड़ने का कार्य कौन सा शब्द कर रहा है? और कर रहा है।
क्या कर रहा है, और कर रहा है। और ये जोड़ रहा है संदीप संज्ञा शब्द को और रोहित संज्ञा शब्द को, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो हमें ये देखना ये है क्या, ये है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम इसका प्रकार, तो इसका पद परिचय निम्नानुसार होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे और शब्द को, ये और है। अब इसके बारे में लिखेंगे कि क्या है ये समुच्चय बोधक है। तो ये इसका प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। फिर उसके बाद में संबंध क्या है, जो कि संदीप संज्ञा शब्द को रोहित संज्ञा शब्द से जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब ये हो गया हमारा समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। तो यहाँ सिर्फ दो ही बातें, एक तो उसका प्रकार और एक उसके साथ में उसका संबंध। तो यहाँ हमने जो है लिखा है उदाहरण, वो है संदीप और रोहित बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ संदीप और रोहित और जो है ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। संदीप जो संज्ञा शब्द है इसको रोहित संज्ञा शब्द से जोड़ रहा है। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो कि संदीप संज्ञा शब्द को रोहित संज्ञा शब्द से जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब जो एक और शेष रह गया विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय, वो भी हमें पढ़ लेते हैं। विस्मयादि का मतलब होता है आश्चर्य। ऐसे आश्चर्य वाले जैसे अरे, आहा, अहो, छी छी, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको कहते हैं विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इनका पद परिचय कैसे होता है। तो ये 4 नंबर है बिंदु, विस्मया विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का पद परिचय। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, एक उसका प्रकार और एक उसका साथ में उसके संबंध। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम इन उदाहरण, यथा अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया। अब यहाँ जिसका यानी पद का परिचय बताना वो है अरे, जो कि यह विस्मयादि बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो यहाँ लिखना है हमें अरे को सबसे पहले, फिर इसका देना है हमें परिचय। सबसे पहले प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय, फिर उसके बाद में बताना है जो कि विस्मय के भाव को बता रहा है। तो ये हमारा बिंदु पूरा हो गया। यह हमने बताया अरे जो है वो है कौन सा, विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले इसका प्रकार जो कि विस्मय आश्चर्य के भाव को बता रहा है। तो ये हमारा जो बिंदु है वो पूरा हुआ, जो जिसका नाम था पद परिचय। और हमने इनके बारे में जैसे मान लो पढ़ा, इनके प्रकारों के बारे में, इनका जैसे भाई मतलब परिचय क्या है, इन सब बातों को आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, समझ में आपके आएगा।
और फिर मैं जो ये अगला वीडियो यानी लेके आपके सामने फिर से आ रहा हूँ, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।